नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का यह 49वां भाग है, 49वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और यह जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। आइए सीधे शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखिएगा। गुप्त काल में सार्थवाह को कहा जाता था। व्यापारिक कारवां का जो प्रमुख होता था उसे सार्थवाह कहते थे। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल में व्यापारिक कारवां के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन आंतरिक व्यापार श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलिक और निगम के माध्यम से संगठित होता था। प्रश्न संख्या 112 देखिएगा। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या थी गुप्तोत्तर काल में? 24% था। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की जो वार्षिक दर थी वो 24% थी। गुप्तोत्तर काल में व्यापार में गिरावट आई। इस समय अधिक उत्पादन के प्रति लोगों में उत्साह नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का अधिक भाग जमींदार ही ले लेते थे। प्रश्न 113 देखिएगा। गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। जो सोने के सिक्के होते थे गुप्त काल में उसे दिनार कहते थे। और ये जो दिनार शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। दिनार लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। रोमन साम्राज्य में स्वर्ण मुद्राओं को दिनारियस कहा गया है और रोम से ही दिनारियस अरब क्षेत्र में दिनार के रूप में था। आगे भी देखते हैं। नारद स्मृति में भी दिनार शब्द का उल्लेख है। भारत में दिनार का प्रचलन कुषाण युग में होता है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, और यह पहला स्वतंत्र शासक था गुप्त वंश का। प्रश्न 114 देखिएगा। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इस सिक्के को रुपयक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया। इस प्रकार विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 115 देखिएगा। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की? मतलब चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी सबसे पहले? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 116 देखिएगा। रूपक सिक्के प्रचलन में थे, तो किसके समय प्रचलन में थे? गुप्तों के शासनकाल में प्रचलन में थे। प्रश्न 117। निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किया था, मतलब विक्रमादित्य ने। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 118 देखिएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कहाँ से मिला है? तो बयाना से मिला है। ये जो बयाना है भरतपुर राजस्थान में स्थित है। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष राजस्थान के भरतपुर के बयाना में प्राप्त हुआ है। बयाना निधि में सर्वाधिक मुद्राएं जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हैं, फिर क्रमशः कुमारगुप्त की, फिर समुद्रगुप्त की हैं। इस निधि से स्कंदगुप्त के केवल एक ही मुद्रा मिलती है और गुप्तों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। प्रश्न 119 देखिएगा। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। पंचतंत्र के संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल से के ही विभूति थे। पंचतंत्र में प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संग्रह है। इसकी रचना अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। पंचतंत्र का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। रूडगार्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप भी उपलब्ध हैं। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है अनवारे सुहेली है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो हैं बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। अब गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव हैं वह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। पवन दूत के लेखक जो धोई हैं वह भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रश्न 120 देखिएगा। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो वह था आर्यभट्ट, जो गुप्त वंश में था, दरबारी कवि था। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। आर्यभट्ट भारत के पहले प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा था।
और ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, ज्योतिष की सर्व प्राचीन रचना लगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। सबसे पुराना यह पुस्तक है ज्योतिष की। वेदांग ज्योतिष ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मूलाधार है। बाराहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इस युग के एक अन्य ज्योतिषी जो थे छपड़क फली ज्योतिष से संबंधित थे। अन्य प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 121, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? कला का प्रमुख केंद्र कौन था गुप्त काल में? तो सारनाथ था। सारनाथ में कई ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं भगवान बुद्ध की जो गुप्तकालीन हैं। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न ये। गुप्त काल भारत में कला के क्षेत्र में उपलब्धियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस काल में बौद्ध कला के मुख्य केंद्र मथुरा, सारनाथ और नालंदा थे। सारनाथ इस समय कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सारनाथ का धमेक स्तूप जो है वह बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्तियां मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। धमेक स्तूप जो है वह 128 फीट ऊंचा है धमेक स्तूप, और इसका निर्माण जो किया गया था धमेक स्तूप का, इसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो है अत्यधिक आकर्षक है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। प्रश्न 122 देखिएगा, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बाराहमिहिर हैं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये। गुप्तकालीन प्रख्यात ज्योतिष बाराहमिहिर की प्रसिद्ध रचनाएं पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक, लघु जातक, ये सभी बाराहमिहिर की रचनाएं हैं। बाराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है। राजतरंगड़ी की रचना उसने जय सिंह के शासनकाल में पूरी हुई थी। राजतरंगड़ी की जो रचना हुई थी, कश्मीर के एक शासक थे जय सिंह, इनके शासनकाल में पूरी हुई थी। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। कल्हड़ लोहार वंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि थे और इन्होंने ही राजतरंगड़ी लिखी थी। प्रश्न 123 देखिएगा, निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आएगा कुषाण वंश, कुषाण वंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन के बाद गुप्त वंश, ऐसे ही आना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, नहीं यहाँ पर आएगा, पहले आएगा मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के बाद आएगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद कुषाण वंश और कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश। ऐसे टीजीटी परीक्षा सन 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। राजवंशों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले मौर्य वंश आता है, तत्पश्चात आंध्र सातवाहन वंश 30 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी, फिर कुषाण वंश। भारत में सर्वप्रथम कुजल कुतुब द्वारा कुषाण वंश का शासनकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच था। सबसे अंत में गुप्त वंश आता है और 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहता है। प्रश्न 124 देखिएगा, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाखदत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, कुलहीन भी कहा गया है। ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी है। प्रश्न 125 देखिएगा, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो पौराणिक धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था गुप्त काल में। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार पुराणों के माध्यम से संभव हुआ था। पौराणिक धर्म में वैदिक, अवैदिक, जनसाधारण की धार्मिक विश्वासों का समन्वय मिलता है। शिव, विष्णु आदि देवताओं को ग्रहण कर पुराणों ने उन्हें नवीन रूप दिया था। गुप्त राजाओं के काल में पौराणिक धर्म की उन्नति हुई थी। गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परंतु इसका दृष्टिकोण पूर्णतया धर्म से अभिरूढ़ था। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु को शिक्षक नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वीर सेन एवं बौद्ध आर्म कारदव को क्रमशः अपना प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। प्रश्न 126, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से होता था? तो धर्म महाराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। तो यह भी बहुत जानकारी वाली बात है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सातवाहनों की पतनावस्था का लाभ उठाकर बिंद शक्ति नामक ब्राह्मण ने महाराष्ट्र के नंदीवर्धन को केंद्र बनाकर वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक जो था प्रवरसेन प्रथम था। वाकाटक वंश का यह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसकी अन्य उपलब्धियां धर्म महाराज भी है। उपाधि जो थी धर्म महाराज थी। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। प्रश्न 127 देखिएगा, कौन गुप्त शासक नहीं था? तो रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, यह तीनों ही गुप्त शासक थे, लेकिन देवगुप्त जो था यह उत्तरवर्ती गुप्त शासक था। यह गुप्त शासक नहीं था देवगुप्त।
मालवा का उत्तरवर्ती गुप्त शासक था। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात मगध और मालवा में नवीन गुप्त वंश का उदय हुआ। चक्रवर्ती गुप्त राजवंशों से पृथक करने के लिए इस वंश को प्रवर्ती या उत्तर गुप्त वंश कहा जाता है। प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। अवसर लेख से उसे असंख्य शत्रुओं का विजेता तथा अच्छे वंश का कहा गया है। देवगुप्त इसी प्रवर्ती गुप्त वंश से संबंधित शासक था। मधुबन और बांसपेड़ा अभिलेख में देवगुप्त का उल्लेख है, जबकि विकल्प में दिए गए रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जो हैं ये आपके गुप्त वंश के शासक थे। प्रश्न 128 देखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र कौन था? तो कन्नौज जो था सत्ता केंद्र था हर्षवर्धन के शासनकाल में। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कन्नौज का महत्ता 7वीं शताब्दी ईस्वी से बढ़ी थी। पहले यह मौखरी वंश की राजधानी थी, फिर हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने लेने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इस समय कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया था। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, पुराणों के अनुसार इस नगर की स्थापना पुरुरवा के पुत्र अमावसु के द्वारा की गई थी। इसका एक अन्य नाम महोदय नगर भी है। हिंसांग इस नगर के ऐश्वर्य का वर्णन भी करता है। प्रश्न 129 देखिएगा, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। हिंसांग ने इस विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण दिया है। हिंसांग के समय यहाँ के प्राचार्य जो थे वह शीलभद्र थे। हिंसांग के अनुसार यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त महायान, बौद्ध धर्म, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि की शिक्षाएं भी दी जाती थी। हिंसांग के अनुसार हर्ष ने 100 गाँवों को नालंदा के खर्च के लिए प्रदान किया गया था। 671 में आए एक अन्य चीनी यात्री सिंह के अनुसार 200 गाँवों को खर्च के लिए दिया गया था। हिंसांग के अनुसार 100 गाँवों को दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए। और एक यात्री था चीनी यात्री था सिंह, यह मानता है कि 200 गाँव को दान किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। प्रश्न संख्या 130 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। यह मेला कहाँ लगता था? यह मेला लगता था प्रयागराज में। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों को विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित होते थे। इस सभा की अध्यक्षता हिंसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हिंसांग स्वयं 6ठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीए, एसएसबी किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को।